हेलो हेलो। आज एशिया के प्रथम बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में हम सब के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी इस विशिष्ट कार्यक्रम में आपका सादर स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय परंपरा में हर शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से की जाती है। मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय एवं अन्य मंचासीन महानुभावों से आग्रह करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सरस्वती वंदना के लिए सभी से निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं। शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते ते। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते। हम शिशु अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे। वीणा पाणी सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। बहुत बहुत आभार। अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को पुष्पगुच्छ, किन्नौरी टोपी, शॉल
और हमारे सोलन शहर की आराध्य देवी मां शूलनी की मोहरें भेंट कर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के इस विशेष अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सहित सभी अतिथियों का विधिवत रूप से स्वागत करें। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का विश्वविद्यालय पधारने पर समस्त अधिकारी, वैज्ञानिकों, छात्रों और कर्मचारियों की ओर से हम स्वागत करते हैं। हिमाचल के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, शिमला संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, यहाँ पधारे 3 पद्मश्री पुरस्कार विजेता, सभी विशिष्ट अतिथिगण, जिला प्रशासन, कर्मचारी एवं छात्र वर्ग और मीडिया के हमारे बंधुवर, आप सभी का इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में अभिनंदन। हिमाचल एक कृषि बागवानी प्रधान राज्य है, जहां लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, लेकिन प्रति व्यक्ति जुताई योग्य भूमि 1 एकड़ से भी कम है। बागवानी हिमाचल की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है और अकेले सेब की अर्थव्यवस्था लगभग 5000 करोड़ से अधिक की है। वानिकी इस पहाड़ी प्रदेश में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने, जैव विविधता संरक्षण और जल चक्रों का विनियमित करती हैं। वर्ष 1985 से लेकर आज तक विश्वविद्यालय के अनुसंधान से उत्पन्न नवीन तकनीकों के प्रसार और किसानों के प्रयासों से आज हिमाचल विभिन्न बागवानी फसलों के लिए देश व विदेशों में अपना एक अलग मुकाम स्थापित करने में कामयाब हुआ है। समावेशी शिक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ विश्वविद्यालय ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए सामान्य सीटों में का 50% आरक्षित किया है, जिससे जागरूक और प्रगतिशील युवा किसानों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ एक्स्ट्रा कोकुरिकुलर एक्टिविटी भी आयोजित लगातार की जा रही है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 94 वैज्ञानिक व 149 छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी प्रदान किया गया है। अभी तक विश्वविद्यालय ने देश को 34 इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी दिए हैं और वर्तमान में 3 प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अलग अलग प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से छात्र सफल उद्यमी और रोजगार प्रदाता बन रहे हैं। इस समय विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित 99.41 करोड़ रुपए की 89 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। अप्रैल 1925 से अब तक विश्वविद्यालय को बाहरी संस्थाओं से 4.71 करोड़ की 13 शोध परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। हम 40 करोड़ से अधिक आंतरिक आय हर वर्ष अर्जित करते हैं, जो हमारे जैसे छोटे विश्वविद्यालय के लिए बेहद गर्व की बात है। फसल विविधीकरण की दिशा में हमने ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी, ऑस्ट्रेलियन वेयर जुजुबी, कॉफी एवं फल फूल सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती के संवर्धन पर नए शोध कार्य प्रारंभ किए हैं। विश्वविद्यालय ने सेब और अन्य फसलों की हाई डेंसिटी प्लांटेशन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तैयार करके पूरे देश को दिए हैं। यद्यपि विश्वविद्यालय सरकार के सहयोग से अपने सीमित संसाधनों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों के गरीब किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहा है, फिर भी भारत सरकार से केंद्रीय सहायता की आवश्यकता रहती है और हमें यह समुचित सहायता समय समय पर मिल भी रही है। कृषि में रासायनिक आदानों के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने प्राकृतिक खेती कृषि में स्नातक कार्यक्रम शुरू किया है।
भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नामित कर एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती के उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम देश विदेशों के कार्यक्रमों में सहयोगी हैं। यूरोपीय संघ की एक्रोपिक्स परियोजना में हम 15 विश्व स्तरीय संस्थानों में एकमात्र भारतीय संस्थान हैं। अभी हाल ही में विश्वविद्यालय ने नट्स कल्टीवेशन कंपनी जो जॉर्जिया में है उसको भी बादाम और हेजलनट के बगीचों में प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन लगाने पर सहयोग किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय का गौरव है कि आप जैसी महान विभूति जो एक किसान परिवार में पैदा होकर देश के दूसरे सर्वोच्च दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन एवं शुभ आशीष हमें आज मिलेगा। मेरी आशा है कि भविष्य में भी एक मार्गदर्शक एवं प्रेरक के रूप में आपका सानिध्य हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी से निवेदन, आप अपने आशीर्वचनों से इस सभा को अनुग्रहित करें। नमस्कार। मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मैं कितना खुश हूं। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, जिनका कृषि से बहुत लगाव है, वो होती तो और खुश होता। आप सबको उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूं। कारणवश नहीं आ सकी, वादा किया है जरूर आएगी। सोलन में आए और मां सुलनी देवी का आशीर्वाद न प्राप्त करें, ये कैसे हो सकता है। उनके आशीर्वाद से मैं आज मेरी बात आपके समक्ष दिल दिमाग से नहीं, मेरी आत्मा से करूंगा। आपके यहाँ के सांसद राजनीति के प्रखर खिलाड़ी जो 2 बार लोकसभा में वर्तमान में हैं और विधानसभा में भी रह चुके हैं, सुरेश कुमार कश्यप जी, इनसे और डॉक्टर कर्नल धनीराम सांडिल जी से, जो आपके यहाँ मंत्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक मेरे राइट साइड में है, एक मेरे लेफ्ट साइड में है, पर दोनों से मेरा एक लगाव है। कश्यप जी एयरफोर्स से हैं और आप आर्मी से। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हूं और सैनिक स्कूल ने आर्म फोर्सेस में बहुत योगदान दिया है। मेरा भी चयन हुआ था, दाहिनी आंख में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए नहीं जा पाया। मेरी शादी में भी थोड़ी दाहिनी आंख में गड़बड़ की थी। श्री नेकराम शर्मा जी, कहाँ नेकराम जी कहाँ है? हाँ, श्री विद्यानंद सरेख जी, श्री हरिमन शर्मा जी, तीनों में एक खास बात और है।
कृषि क्षेत्र में तो जबरदस्त योगदान किया ही है, पर तीनों का नाम देखिए, नेक राम, नेक भी आ गया, राम भी आ गया। और दूसरे का नाम आप सबको अच्छा लगेगा, विद्या का आनंद, विद्यान। और तीसरे ने तो पराकाष्ठा प्राप्त कर लिया, हरिमन। नमस्कार। सभी वैज्ञानिकगण, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, प्रशासन के अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम हियर फॉर यू। You are my most privileged, honored audience. देवभूमि हिमाचल प्रदेश, और यहां पर एशिया की पहली हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर साहब ने कहा छोटी, बहुत बड़ी है। इसको इस बात से आकलन मत कीजिए कि ये 4 दशक पुरानी है, ऐसा नहीं है। शुरुआत 1962 में हो गई थी, पौधा लग गया था। आज आपकी 4 कॉलेज हैं, मंडी में भी है, हमीरपुर में भी है। और किन के नाम पर है? जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की नींव रखी। वाईएस परमार जी पहले मुख्यमंत्री। इसलिए मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल रात को मैंने खुद महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश इज अबोर्ड इन द लैप ऑफ नेचर। बहुत अच्छी नींद आई। यहां के हवा में ओज, जल में जीवन और भूमि में ऊर्जा है। यही तो कारण है शायद कि नींद भी अच्छी आई और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहा। दिस इज अ प्लेस क्रिएटेड बाय डिविनिटी एज होम ऑफ स्पिरिचुअलिटी that inspires entire world and motivates everyone to think good of entire humanity. Nature has bountifully gifted this land with pristine beauty. Spirituality is its global trademark. पर एक और पहचान है हिमाचल प्रदेश की, जहां मैंने 3 विभूतियों का अभिनंदन किया, पद्मश्री विजेता। ये वीर भूमि भी है। गहराई में जाओगे तो वीर भूमि क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना के जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अलंकरण इस प्रदेश को मिले। कारगिल के सफलतम युद्ध में जब हमने दुश्मन पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए और शांति का पाठ पढ़ाया, उसमें हिमाचल प्रदेश के सपूतों को सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वोच्च अलंकरण दिया गया।
ये वो भूमि है। तो निश्चित रूप से मुझे भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए आप सबके साथ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश को एक नया आयाम दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में आतंकी ठिकानों पर, जैसे मोहम्मद और लश्कर ताइबा के ठिकानों पर, भावलपुर और मुरीदके में हमारे आकाश ने, हमारी ब्रह्मोस ने, आकाश ने बचाया, ब्रह्मोस ने पराक्रम किया, ब्रह्मोस ने प्रतिघात किया। टेरर डेंस वर डिस्ट्रॉयड। और ये पहला मौका है, कोई सबूत नहीं मांग रहा है। सबूत दिया पर दुश्मन ने अपनी करारी हार का ताबूत के साथ आतंकी दिखे, वर्दी में सेना दिखी और नेता दिखे और जनाजा कब्रिस्तान गया। ये भारतीय सेना का गौरव है। इस पुण्य भूमि से ज्यादा कोई नहीं जानता कि हम दुनिया में शांति के दूत हैं। हजारों साल की संस्कृति में भारत ने कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया। जो आ गया उसको समाहित किया। पर ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारी जो मूल आधार है, कहते आइडेंटिटी है, उसको सुरक्षित करना हमारा धर्म है। बॉयज एंड गर्ल्स, पर्टिकुलरली आप सबको याद रखना पड़ेगा, हम भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो भी ताकतें इसमें विश्वास नहीं रखती, उनको समझाने की आवश्यकता है। और यदि अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे लगता है समय आ गया कि हर भारतीय को अब संकल्प लेना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं और कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। इस विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी खास बात है, यहां का जो कार्यक्रम है, जो गतिविधियां हैं और जो अब तक हासिल किया है, उसको दुनिया की भाषा में कहा जाता है हेडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development happens when we worship nature. हम क्या देखते हैं? Reckless exploitation of natural resources, बेरहमी से, निर्ममता से और उपयोग के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे नहीं है, हम ट्रस्टीज हैं, आने वाली पीढ़ियों के भी हैं। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। वी मस्ट यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज ऑप्टिमली फॉर आवर यूज। कोई कह दे मेरे में आर्थिक ताकत है और मैं बहुत खर्च कर सकता हूं, ना, ये गलत है। हमारे वैदिक सिद्धांत के विपरीत है।
हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यहां आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बालक बालिकाएं मेरे समक्ष हैं, आप विकसित भारत के सबसे महत्वपूर्ण सारथी हैं। विकसित भारत के आप शिल्पी हैं, और विशेषकर क्योंकि आपका जुड़ाव कृषि से है, ग्रामीण व्यवस्था से है। विकसित भारत सपना नहीं, हमारा निश्चित लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर कर रहेंगे 2047 या इससे पूर्व। अब भारत संभावनाओं वाला प्रदेश नहीं है, भारत संभावनाओं से भरा हुआ है। तभी तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा, इंडिया इज अ ग्लोबल फेवरेट सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। यह हमारी साख आज के लिए। आपको अंदाजा कम होगा उम्र की वजह से, बाकी तो आपका ज्ञान बहुत है बच्चों बच्चियों। 1989 में मुझे सौभाग्य मिला केंद्र में लोकसभा में सदस्य बनने का, और मैं केंद्रीय मंत्री भी बना। मेरी सबसे यादगार यात्रा उस समय, जब मैंने वायुसेना की वायु यात्रा शुरुआत की थी देश के लिए वायुदूत के माध्यम से। तब वायुदूत एक एयरलाइन हुआ करती थी धर्मशाला में 1990 में। तब मैं इस प्रदेश को देखकर मैं जब वापस गया तो मेरा मन यहीं छोड़ गया था, और मेरा मन ठीक है। मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात इसलिए की कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की सराहना संभावनाओं के लिए, अवसरों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए थोड़ी की थी। आपके सामने बॉयज एंड गर्ल्स सरकारी नौकरी के अलावा बहुत माध्यम है जहां आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो, चमक सकते हो, चमत्कारी नतीजे ला सकते हो। कारण भारत सरकार की सकारात्मक नीतियां। हमारे समय धन नहीं मिलता था, कोई हाथ नहीं पकड़ता था। आज के दिन हाथ भी पकड़ा जाता है, धन भी मिलता है, और संभावनाएं भी। The opportunity basket for youth is getting enlarged day by day. इसीलिए कहा गया है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए है, आजकल हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं कहता हूं आप सौभाग्यशाली। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस AI टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप कर सकते हैं, और मेरी बात मानकर चलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस ही वो माध्यम है जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, किसान का जीवन बदलेगा, और किसान हमारा अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता है। विकसित भारत का रास्ता एक ही तरीके से जाएगा, किसान के खेत से, और वो तभी होगा जब किसान का आप हाथ पकड़ेंगे। आज के दिन हमारा किसान क्या कर रहा है? हमारा किसान पैदा करता है और कोई उसको खरीद लेता है, और विडंबना है, पैदा किसान करता है और कीमत खरीदने वाला लगाता है। You boys and girls have to do something very important, extraordinary.
initiate farming families into marketing of their produce. मैं कुलपति महोदय से कहूंगा, rural boys and girls from farming community must be trained here to be entrepreneurs, agripreneurs. उनकी फौज खड़ी होनी चाहिए. If they involve with marketing of agriculture produce, ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बेहिसाब है, बेमिसाल है. इसमें किसान की भागीदारी बहुत कम है. दूसरा जो आप लोगों का महत्वपूर्ण काम है, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ फार्मर कैन बी इन्वॉल्व with value addition of the produce at the farm or close to the farm, isolated or in clusters. आप दिमाग लगाएंगे तो चमत्कारिक नतीजे आएंगे. मेरी बात लीजिए, क्योंकि आज भी विश्व में जो सबसे प्रगतिशील राष्ट्र है अमेरिका, उसकी इकोनॉमी में किसान का बहुत बड़ा योगदान है. अमेरिका में जो किसान परिवार हैं, उनकी औसत आमदनी आम परिवार से ज्यादा है. मैंने अध्ययन किया और उसका एक नतीजा निकला कि जो भी सरकारी मदद मिलती है वो सीधे किसान को मिलती है. हमारे यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि सम्मान के तहत इसकी शुरुआत की है और अनेक राज्य सरकारों ने भी की है. बिना बुलाए आ गया कोई. शेक्सपियर ने कहा था, अनइनवाइटेड गेस्ट्स आर वेलकमेस्ट व्हेन दे आर गॉन. तो किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा, 6,000 रुपये हर साल, मैं अनुरोध करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से कि ये जब से शुरू हुआ तब से स्थायी है. इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए. In economic terms, which boys and girls you will understand much better than I do, this amount needs to be factored along with inflationary component. और बढ़ोतरी तो लाजमी होनी चाहिए. पर देखा गया है कि सरकार किसान को बहुत मदद करती है. फर्टिलाइजर के माध्यम से करती है और लाखों करोड़ों भी करती है, कई लाख करोड़ भी करती है, हर साल करती है. मैंने संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया है कि यदि अगर यह सहायता सीधी किसान को मिलती है, जो भी इनडायरेक्ट फिस्कल असिस्टेंस फार्म सेक्टर को मिल रही है, वो यदि अगर सीधी किसान परिवारों को मिलती है तो हर किसान परिवार को, मेरा आकलन है और मेरा आकलन अध्ययन के पश्चात है, जहां 6,000 रुपये पीएम किसान निधि के मिल रहे हैं, उसमें कम से कम 30,000 रुपये सालाना ऐड होंगे. The income of the farmer will be heavily supplemented like it is in the US. पर यदि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसान को मिलती है तो इसके दो और बड़े फायदे हैं. और पहला फायदा है, किसान तय करेगा कि मैं वो फर्टिलाइजर खरीदूं या पशुधन कर गोबर की खाद का उपयोग करूं. किसान सोचेगा
मैं ऑर्गेनिक कृषि करूं, नेचुरल फार्मिंग करूं, लेट द फार्मर डिसाइड। मैं समझता हूं इस ओर ध्यान दिया जाएगा। देश में आज के दिन आप जैसी संस्थाएं कृषि के हर क्षेत्र को छूती हुई हैं। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, यू नीड टू नो पर्टिकुलरली द रोल of Indian Council of Agriculture Research. It is umbrella organization. It's more than 150 universities are spread all over the country. And there are 730 plus कृषि विज्ञान केंद्र। आपके यहाँ 5 हैं? 5 हैं या ज्यादा है? कृषि विज्ञान केंद्र आपके यहाँ 5। ये दिगर अमिताभ बच्चन का शो था तो कहते कि जवाब सही है, आप दूसरे राउंड में आ गए हैं। अब सोचिए कि आप इसी राउंड का फायदा लेना चाहेंगे, अगले में जाना चाहेंगे। पर बॉयज एंड गर्ल्स, आपको तो छलांग लगानी है। तो मेरी दृढ़ मान्यता है कि आप जैसे संस्थान और 700 से 30 अधिक कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी विश्वविद्यालय और केंद्र यदि किसान के प्रति चुंबकीय तरीके से जाते हैं तो किसान का मार्गदर्शन सही तरीके से होगा और ये होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुंबई में मेरे संकेत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बड़े दूरगामी कदम उठाए और 29 मई से 12 जून तक एक पखवाड़े का उन्होंने अभियान चलाया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सभी वैज्ञानिक किसान के पास जाएंगे, किसान से हाथ मिलाएंगे, किसान से संपर्क करेंगे। आपके जो 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और जो मैंने आपका एग्जीबिशन देखा, मैं अभिभूत हो गया। मुझे लग रहा है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें किसी के मार्केटिंग कौशल का उपयोग कीजिए। मुझे बड़ी परेशानी होती है जब लोग कहते हैं ये एक्सपोर्ट माल है, ये एक्सपोर्ट के लिए है। भाई क्यों? सबसे अच्छा तो हमको खाना है, सबसे अच्छा तो हमको पहनना है। एक्सपोर्ट तो हम हमारा श्रेष्ठ दिमाग कर ही रहे हैं। एक जमाना था सिलिकॉन वैली, भारतीय कोई दिखता ही नहीं था, इक्का दुक्का दिखता था। आज के दिन दुनिया की कितनी बड़ी संस्था देख लो, भारतीय दिख नहीं रहा है, भारतीय उसको कंट्रोल कर रहा है। एंड गर्ल्स, आपका जेंडर ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। मैं तो पूरी तरह आपकी तरफ झुका हुआ हूं। इसके 2 कारण हैं। एक, हमारे एक बेटी है, और दूसरा घर में डॉक्टर सुरेश धनखड़ है। तो मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिभा क्या है और आपका डिसिप्लिन करने का तरीका क्या है। और इसीलिए मेरे लिए गौरव का पल था जब भारतीय इतिहास में एक इतिहास रची गई। An epochal development took place in the history of this country that was tried for 3 decades. It failed. महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण।
1/3 आरक्षण का मतलब है कि कम से कम 1/3, क्योंकि 2/3 को तो आप टक्कर दे ही सकते हो। तो वो दिन दूर नहीं कि यू विल बी मेजोरिटी। और मेरा दृढ़ता से मानना है, और हमारे वेदों में लिखा भी हुआ है, और एक जमाना था शुरुआत में जब शास्त्रों की बात आती थी, महिलाएं सबसे बड़ी विदुषी होती थी, उनका नाम देखिए। एंड देयरफॉर गर्ल्स, बॉयज हैव टू वेरी एंड वेरी फुल्ली बी रेडी फॉर कॉम्पिटिशन। एम आई राइट बॉयज, एम आई राइट? इतनी धीमी आवाज, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे डॉक्टर सुदेश धनखड़ की उपस्थिति में मैं बोलता। आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा। गांव में सब्जी शहर से आती है, फल शहर से आते हैं। ये कैसे हम देश में बर्दाश्त कर सकते हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर सड़कों पर जाएगा? वी हैव टू डिसाइड वैल्यू एडिशन एट द फार्म लैंड, फूड प्रोसेसिंग। यदि अगर पूरी फूड प्रोसेसिंग नहीं होती है तो रॉ फूड प्रोसेसिंग करो एंड कैटर टू द मेन एस्टेब्लिशमेंट। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और मैंने यहां आकर देख लिया है, आपके दिमाग का आकलन कर लिया है, और मेरे पास इसका सूत्र भी है। आप लोगों का दिमाग बहुत तीव्र और तेज है। यू विल मेक अ मार्क फॉर गॉड ऑल ऑफ यू। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि गत 10 वर्ष में भारत ने जो छलांग लगाई है, 90 में मंत्री था, मैं तो सोच ही नहीं सकता था उस समय कि मेरे सामने 3 बड़ी पीड़ा है। एक, मैं मंत्री था और हमारा सोना, मेरी वजह से नहीं, हमारा सोना हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के अंदर गिरवी रखा गया। थोड़ी सी भूल सुधार करता, मैं सांसद था उस समय, मंत्री भी था पर उस समय सांसद था, वरना ट्रोल हो जाऊंगा कि उपराष्ट्रपति ने बॉयज एंड गर्ल्स को मिस इन्फॉर्मेशन किया। So while I was a member of Parliament of the 9th Lok Sabha, I had the agony of witnessing shipment of our gold, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का गोल्ड, to be placed in 2 banks in Switzerland. कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन के आसपास था। आज ये 700 बिलियन है। चिंता का कारण नहीं है। और ये 700 बिलियन 800 बिलियन से ज्यादा हो सकता यदि अगर हर नागरिक थोड़ा सजग हो जाए। क्योंकि हम विदेशों से आयात करते हैं क्या? दिए, कैंडल, काइट, कर्टेन, फर्नीचर, गारमेंट्स। भाई क्यों करते हैं? देश में निर्मित होता है। देश में निर्मित जो चीज हो और बाहर से आए, इसके 3 दुष्परिणाम हैं। 1, अनावश्यक विदेशी धन का खपत होना। दूसरा, हमारे लोगों के हाथ से काम छीनना। और तीसरा, जो फैक्ट्री में लगा हुआ उसकी प्रतिभा को हम कुंठित करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था स्वदेशी का, और नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है बी वोकल फॉर लोकल। राष्ट्र हित में मैं इसको परिभाषित करता हूं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसमें हर भारतीय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई विल रिक्वेस्ट लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, industry, trade, commerce and business, please look at this angle. It is your category that imports items that are made in this country. Avoid doing that. मुझे लगता है कि आप यदि अगर काम में लेना बंद कर दोगे
तो इंपोर्ट वाला क्या करेगा? मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा हूं, आपको राहत मिलेगी 3 मिनट बाद। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रिसर्च का है। रिसर्च हैज टू बी इन मार्केटिंग, रिसर्च हैज टू बी इन वैल्यू एडिशन। और रिसर्च के बारे में मेरा आंकलन ये रहा, जिसको मैंने कई बार कहा है, हमारा रिसर्च गूगल इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। कट एंड पेस्ट इकट्ठा कर लिया, एक अच्छा वॉल्यूम बन गया। रिसर्च मस्ट बी ऑथेंटिक, रियल रिसर्च। और मैं कहता हूं 2 चीजों का ध्यान पहले दिलाता हूं। अलमीरा होती है, उसमें शेल्फ होता है, और आदमी का भी शेल्फ होता है। रिसर्च शुड नॉट बी फॉर द शेल्फ ऑफ अलमीरा, रिसर्च शुड नॉट बी फॉर द शेल्फ, रिसर्च शुड बी फॉर ग्राउंड इंपैक्ट, पीपल सेंट्रिक। आप कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रिसर्च को गंभीरता से लें। मुझे अच्छा लगा जब वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमें प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और मैं भी दिल्ली जाकर ध्यान दूंगा कि ऐसा हो। आप सभी छात्र छात्र ताकि बराबरी हो जाए, वरना आएगा। विकसित भारत के लिए बहुमूल्य संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण है। यू आर द मोस्ट वाइटल स्टेक होल्डर्स in democracy, in growth and for achievement of विकसित भारत। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कृषि, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास के आप एम्बेसडर भी होंगे और पहरी भी होंगे। अंत में कुलपति महोदय, आपके छात्र छात्राओं को समूह के अंदर मैं इनकी मेहमानबाजी राज्यसभा के सभापति की ओर से करना चाहूंगा, दिल्ली में आमंत्रित कर। और मेरे अधिकारी अभी आपके वाइस चांसलर साहब को संपर्क सूत्र दे देंगे। सो आई कैन से बॉयज एंड गर्ल्स वेरी कॉन्फिडेंटली द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द वाइस चांसलर। ठीक है ना? बैचेज में आते रहिए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कोविड के दौरान 30 महीने के कम समय में नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, वो सुसज्जित हुई। भारत की 5000 साल की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। यू विल फाइंड इट वेरी सेटिस्फाइंग, अनलाइटनिंग। और साथ में प्रधानमंत्री का कार्यालय भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, ये गलत हो गया, तो बहुत गलत हो गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और वो व्यवस्था करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू इन बैचेस एट पार्लियामेंट ऑफ भारत, home to 1/6 of humanity, oldest, largest, most vibrant democracy, and with a unique history of more than 5,000 years. No one comes close to us. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. मान्यवर, आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए हम सभी आपके हृदय से आभारी हैं। अब हम आज के कार्यक्रम के समापन पर बढ़ रहे हैं। सभी से अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ आने जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक बार पुनः विश्वविद्यालय की ओर से माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का इस स्मरणीय आगमन हेतु हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी से निवेदन करूंगा आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।